आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ई कॉम सेलर में। इस खास वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस की, यानी उस ऑनलाइन दुनिया की जहां से आप घर बैठे प्रोडक्ट्स तो खरीदते हैं बट प्रोडक्ट सेल नहीं करते। कुछ लोग सेल करना चाहते हैं बट वो प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि उनको जानकारी बहुत कम है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कैसे किया जाता है, जो कि बहुत ही आसान है। मैं एज अ सेलर सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी प्रोडक्ट सेल करता हूँ, लाइक अमेज़न यूएसए, आल्सो इन दुबई। और यहाँ हम अपने घर बैठे ही इंडिया में प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक ई कॉमर्स बिजनेस कैसे काम करता है, उसके पीछे कौन कौन सी ज़रूरी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्ट सिलेक्शंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेबसाइट या मार्केट प्लेस पर लिस्टिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर प्रोसेस कैसे करते हैं, पैकेजिंग कैसे किया जाता है, कस्टमर सपोर्ट कैसे दिया जाता है, तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। हम आपको हर स्टेप में डिटेल्स में बताएंगे ताकि आप खुद अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकें। और ये सिर्फ एक ओवरव्यू होगा और हर एक वीडियो जो हर एक पॉइंट है उसका हर एक पॉइंट्स का अलग अलग वीडियो भी बना के दिया जाएगा आपको। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है एक्चुअली। ई कॉमर्स जैसे इंडिया हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इंडिया में ही हम प्रोडक्ट सेल स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पहले भारत में ई कॉमर्स सेलिंग का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है। और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ बिजनेस है। और इसमें जो मेन मार्केट प्लेसेस जो इंडिया में अवेलेबल है वो है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मीशो। इन तीन कंपनियों के अलावा भी अदर कंपनीज भी अवेलेबल हैं जो B2B में भी सेल करती हैं। आप चाहें तो वहाँ से प्रोडक्ट को प्रोक्योर करके आप इन तीन वेबसाइट पे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले जो बिजनेस करने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है वो है GST। कई लोग सोचते होंगे कि GST एक बहुत बड़ा इशू है, GST लेने के बाद लफड़ा हो जाता है या टेंशन रहता है, पेनाल्टीज लगती हैं। इन सब के रूल्स हैं। अगर आपको रूल्स समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको समझें। अगर आप GST फाइल करना चाहते हैं खुद से तो हम आपको सिखा देंगे GST फाइल कैसे किया जाता है, GST कैसे लिया जाता है, वो बहुत ही आसान है। आप चाहें तो सिर्फ 100 रुपीज़ से आप GST आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्रूवल भी हो जाएगा। ओनली इन 100 रुपीज़, सिर्फ 100 रुपये में। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। GST फाइल करने के लिए मेन 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। पहला आपका आइडेंटिटी कार्ड, दूसरा आपका एड्रेस प्रूफ, और तीसरा जहाँ पे आप बिजनेस करने वाले हैं उस बिजनेस का एड्रेस प्रूफ। आपका आइडेंटिटी कार्ड तो हो गया, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। बिजनेस एड्रेस के लिए आपको चाहिए होगा रेंट एग्रीमेंट। अगर आप खुद बिजनेस ओनर हैं तो भी आपको रेंट एग्रीमेंट शो करना रहेगा। वो कैसे? क्योंकि मान लीजिए आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, बट वहाँ की प्रॉपर्टीज़ आपके नाम पर नहीं है, तो आपको अपने फादर या आपके जो भी आप पेरेंट हैं जिनके नाम पे उस ज़मीन या मकान की प्रॉपर्टी है, उनसे एक रेंट एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और उसके बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं GST के लिए। ज़रूरी नहीं कि आप रेंट एग्रीमेंट ही बनवाएं क्योंकि रेंट एग्रीमेंट कॉस्टली होता है, बट ये एक कॉमन एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के रूप में यूज होता है। इसके अलावा आप चाहें तो एक प्रूफ ले सकते हैं, एक जिसको कहते हैं कॉन्सेंट लेटर, ठीक है। ये एक ऐसा लेटर होता है जो आपको प्रमाणित करता है, पूरी आधिकारिक सरकारी नियमों के अनुसार जो आपको प्रमाणित करता है कि आप जो इसमें लिखे हैं उस कॉन्सेंट लेटर में वो पूरी तरह से सही हैं। कॉन्सेंट लेटर बनवाने का मात्र चार्ज होता है 70 से 80 रुपये, मैक्स में 100 लेके चल रहे हैं हम। तो 100 रुपीज़ में आपका ये बन जाएगा और आप अपने हाथों से इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं GST के लिए थ्रू दी मोबाइल और थ्रू दी लैपटॉप। GST का मैक्सिमम टाइमलाइन होता है आई थिंक 20 डेज, 20 से 25 डेज में आपका GST अप्रूव हो जाता है। अगर GST अधिकारी आपका GST चेक नहीं करते हैं या कोई अपडेट नहीं देते हैं विद इन दिस टाइम फ्रेम, जो कि 20 से 25 दिन का होता है, तो भी आपका GST ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाता है।
आप चाहें तो जो वेबसाइट दी गई है इसमें, उस वेबसाइट पर जाके पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी है जहाँ पे फ़ोन करके आप इजीली जानकारी ले सकते हैं। तीसरा है, अगर आप चौथा यानी कि प्रोडक्ट्स, अगर आप कोई प्रोडक्ट्स जो है आप बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करना चाहते हैं, जो कि इंडिया में मोस्टली चलता है, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट मंगाते हैं, इंडिया में सेल करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स हम चाइना से मंगाएं, इंडिया में सेल करें, नॉट ओनली चाइना, आप चाहें तो किसी दूसरे कंट्रीज़ लाइक यूएसए, साउथ कोरिया, यूके, इन सब कंट्रीज से भी प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर करके यानी मंगाकर आप इंडिया में सेल कर सकते हैं। एज आई एम डूइंग, मैं प्रोडक्ट्स को यूएस और कनाडा, साउथ कोरिया एंड दुबई, यूके, फ्रांस, जापानीज़ प्रोडक्ट्स, इन सब प्रोडक्ट्स को हम मंगाते हैं और प्रोडक्ट को सेल करते हैं। बट इन सब को करने के लिए हमें एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है जीएसटी के अलावा, वो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, जिसे आईईसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको लेने के लिए मात्र 500 रुपीज़ गवर्नमेंट फ़ी है, और आप जैसे ही अप्लाई करेंगे इंस्टेंट आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें कोई टाइमिंग फ्रेम नहीं है कितने समय तक वेट करना पड़ेगा, जस्ट लाइक जीएसटी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे इस बारे में। अगर आप जीएसटी ले लिए और आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अमेजन पर रजिस्ट्रेशन करना, तो वो भी आसान है। आप दिए गए इंस्ट्रक्शन के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं, आप प्लीज़ हमें रीच आउट कीजिए थ्रू दी कमेंट्स ओवर दी यूट्यूब, और वी विल हेल्प यू आउट। और मैं या तो हेल्प करूँगा, अदरवाइज मेरी टीम है वो आपको हेल्प आउट करेगी सर। सेम फ्लिपकार्ट के लिए भी है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करना चाहते हैं, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमें रीच आउट करें। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, देखिए वो कॉमन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट, मेसो, कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो, सब पे रजिस्ट्रेशन का रूल सेम है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का जो रूल है, जो एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग सारी कंपनीज वर्क करती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका लगेगा पहला डॉक्यूमेंट आधार, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा जीएसटी सर्टिफिकेट, और चौथा बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक, और फोर्थ आपका कैंसल चेक, और फिफ्थ हो गया आपका सिग्नेचर। आपको सिग्नेचर करके एक फ़ोटो अपलोड करनी होती है। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप अपने हैंड से घर बैठे कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, लैपटॉप के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है, दिक्कत आती है, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मीशो के लिए भी सेम प्रोसेस है। आप चाहें तो प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए इजीली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई चाहता है कि प्रोडक्ट को ऐसा प्रोडक्ट सेल करना जो कि जीएसटी की कैटेगरी में नहीं आता है, जैसे कि स्टेशनरी प्रोडक्ट्स, जैसे हम कॉपी किताब कह सकते हैं, कॉपी पेन किताब, ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं वो नॉन टैक्सेबल वैल्यू में आते हैं। इनकी टैक्सेबल वैल्यू 0 होती है अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ। तो इस कैटेगरी में अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो इसमें कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगता है, और आप बिना जीएसटी के ही प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। नॉट ओनली मेसो, आप चाहें तो अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट पे भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इसमें जीएसटी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन इन जीएसटी एग्जेम्प्टेड प्रोडक्ट्स के अलावा, यानी स्टेशनरी प्रोडक्ट्स के अलावा आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो उसमें जीएसटी का होना अनिवार्य है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ B2B प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को प्रोक्योर कर सकते हैं, यानी मंगा सकते हैं। और आप चाहें तो प्रोडक्ट्स को वो जो अपने फेमस मार्केट प्लेसेस हैं, जस्ट लाइक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड मेसो, वहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से मंगाने के लिए कुछ MOQ भी होता है, जिसे हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ से प्रोडक्ट्स मंगाने के बाद कुछ MOQ होता है, उस MOQ में ही आप मंगा पाएंगे, और उसके बाद आप प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। MOQ में मंगाने का भी बेनिफिट है,
बेनिफिट ये है कि अगर आप मान लीजिए आप 5 या 6 क्वांटिटी मंगाते हैं, तो उस इनवॉइस को अगर आप अपलोड करेंगे ब्रांड अप्रूवल के लिए, तो वो अप्रूव नहीं होगा। उसके लिए हमें मिनिमम 10 क्वांटिटी का ऑर्डर शो करना होता है बिल में। तो बिल कम से कम 10 प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, 10 क्वांटिटी का होना चाहिए। और इंडिया मार्ट, अलीबाबा, ट्रेड इंडिया, ये सब जो वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप B2B में प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। बेनिफिट ये है कि यहाँ से जब आप प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो उसी समय आप अपना GST भी शो कीजिए वाइल प्लेसिंग दी ऑर्डर, और जैसे वहाँ पे प्लेस GST आप अपना ऐड करेंगे, वहाँ पे 18% का GST इनपुट आपके GST अकाउंट में आ जाता है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होता है। अगर आप चाहते हैं कि GST इनपुट कैसे मिलता है, कैसे उसको रिडीम किया जाता है और टैक्स फाइल कैसे किया जाता है, तो उसकी पूरी डिटेल्स मैं वीडियो में बना दूंगा नेक्स्ट टाइम। प्रोडक्ट्स, मान लीजिए आपने अकाउंट तो बना लिया, अब प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है, डिस्क्रिप्शंस डालने हैं, वो कैसे करेंगे? प्रोडक्ट लिस्टिंग करते समय टाइटल्स को संक्षिप्त में रखें, यानी कि थोड़े शॉर्ट में रखें। आप टाइटल्स को ज़्यादा बड़ा करेंगे कोई भी बोर हो जाएगा, इतना पढ़ेगा नहीं, क्योंकि किसी के पास उतना समय नहीं होता है। बस उनको अट्रैक्टिव और बुलेट पॉइंट द सेंस की मेन जो हाईलाइटेड जो कॉलम्स होते हैं, जो टाइटल्स होते हैं, उसी पर कस्टमर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उस तरह के टाइटल्स बनाएं स्पेशली, और इसके लिए स्पेशल ऑप्शन भी होता है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो सब में अवेलेबल है ये बुलेट्स पॉइंट्स का। आप उसको अच्छे से डालें। और SEO का इस्तेमाल करने के लिए जैसे कि कीवर्ड्स डालने हैं आपको। कीवर्ड्स क्या हैं अभी आपको तो ये भी जानकारी होना चाहिए, इसके लिए भी हम आपको बताएंगे। डिटेल्स वीडियो अभी आपको बताया जाएगा। ये सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो है जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि आप क्या क्या जानकारी आपको नेक्स्ट टाइम देने वाले हैं। हर एक वीडियो, हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा। हाउ टू प्रोसेस ऑर्डर ऑन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस। ऑर्डर को, मान लीजिए ऑर्डर आ गया, ऑर्डर प्रोसेस कैसे करना है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि ऑर्डर्स की पैकिंग कैसे करें, ऑर्डर डिटेल्स कैसे चेक करें, लॉजिस्टिक पार्टनर कैसे चुनें, ट्रैकिंग नंबर क्या होता है, डिलीवरी शिप रॉकेट्स क्या होते हैं, B2B लॉजिस्टिक्स क्या होता है, B2C लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं। इन सारी डिटेल जानकारियों को लेके एक वीडियो बनेगा। पैकेजिंग एंड शिपिंग अ कंप्लीट गाइड, ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सही पैकिंग के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट्स को सुरक्षा के लिए बबल रैप या फोम में लपेटे, फिर उसे कार्डबोर्ड बॉक्स में रखें। अब कार्डबोर्ड बॉक्स जो होता है, मान लीजिए आपने जो प्रोडक्ट मंगाया उसके लिए कोई कार्डबोर्ड बॉक्स अवेलेबल नहीं है, वो भी हम आपको सोर्स करवा सकते हैं। हम आपको हर एक स्टेप पे फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप हमें रीच आउट कीजिए, पूरी सपोर्ट की जाएगी हमारी तरफ से। चाहे वो आपकी समस्या पार्टनर्स को, डिलीवरी पार्टनर्स को लेके है, या पैकेजिंग से रिलेटेड है, या अकाउंट ओपनिंग, रिटर्न्स मैनेजमेंट, किसी भी तरह का कोई समस्या है आप हमें बताएं। हम कई सालों से इसी काम में हैं और हमारी टीम है अच्छे से। हम काफ़ी समय से बिजनेस को रन कर रहे हैं। मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड अक्रॉस प्लेटफॉर्म। इन्वेंट्री का यहाँ मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट्स रखे हैं उसके जो स्टॉक काउंट्स हैं वो आपने प्रॉपर सारे प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो पे अपडेट किया है कि नहीं। उसको क्या अपडेट करने के लिए कोई एक सॉफ्टवेयर पैनल है जहाँ से हम सारे स्टॉक को मैनेज कर सकें। अभी जो मैनुअली प्रोसेस होता है उसमें ये है कि अगर आपने स्टॉक अपडेट किया है फ्लिपकार्ट में 10 क्वांटिटी और अमेज़न में भी 10 क्वांटिटी, तो यहाँ पे गलत हो सकता है, क्योंकि 10 और 10 20 हो गया और आपके पास स्टॉक है 10, तो आप 5 करेंगे तो 5 ही ऑर्डर आएगा। मान लीजिए कोई ज़्यादा ऑर्डर करना चाहता है तो आपका 5 मिस हो जाएगा। और अगर 10 क्वांटिटीज डालते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। इन सबको मैनेज करने के लिए भी ऑर्डर प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करके एक सॉफ्टवेयर आता है, और ये सॉफ्टवेयर कई कंपनीज भी बनाती हैं। इसके थ्रू भी आपको इंटीग्रेशन करा दिया जाएगा, इसकी भी जानकारी दी जाएगी आपको। हैंडलिंग रिटर्न्स एंड रिफंड। मान लीजिए प्रोडक्ट्स आपने सेल किया, प्रोडक्ट्स गए भी, कुछ प्रोडक्ट्स रिटर्न आते हैं, जो कि ई कॉमर्स में ये सबसे मेजर एक कंसर्न कह सकते हैं हम इसको। ये कंसर्न है कि रिटर्न तो आएगा ही आएगा। इसमें कुछ परसेंटेज तक आप अपने हैंड से डिक्रीज कर सकते हैं।
जैसे कि मेरा जो प्रोडक्ट्स का जो रिटर्न रेशियो है वो बिलो 5% है, कुछ सेलर्स का 30% तक है, क्योंकि उनको रिटर्न मैनेजमेंट सिस्टम का नॉलेज नहीं है या बिल्कुल ना के बराबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि इसके बिना आप प्रॉफिट गेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में भी अलग से हम वीडियो बनाएंगे। क्लेमिंग डैमेजेस और एम्प्टी बॉक्स रिटर्न्स। मान लीजिए प्रोडक्ट्स आपके पास जो रिटर्न आया, उसमें मोस्ट ऑफ दी सिनेरियोज क्या होते हैं कि प्रोडक्ट्स जो आए या तो वो डैमेज हैं कोरियर की मिस हैंडलिंग की वजह से, या फिर हो सकता है कि कस्टमर या जो कोरियर बॉय होते हैं उन्होंने प्रोडक्ट्स को निकाल लिया और वापस से उसको रैप कर दिया टेप से। तो इस केस में आपको किस तरह से क्लेम करना चाहिए इस डैमेज या एम्प्टी बॉक्स को, उसके बारे में हम डिटेल्स में वीडियो बनाएंगे। चाहे वो अमेजोन हो या फ्लिपकार्ट या मीशो, सब पे 100% क्लेम के लिए हम आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। अब मान लीजिए प्रोडक्ट्स आप जो सेल कर रहे हैं उसमें उसी प्रोडक्ट्स को कुछ दूसरे सेलर्स भी सेल कर रहे होंगे। इस केस में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपका ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, उसके ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर आपको ही 1-2 ऑर्डर आ रहे हैं, तो इस केस में हमें प्राइस कॉम्पिटिटिव रखनी चाहिए। अब प्राइस कॉम्पिटिटिव कैसे रखते हैं इसके बारे में भी हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। आप ऐसे कोई प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं हैं, या अच्छे से उसकी प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी नहीं हुई है, इमेज अच्छे नहीं है, तो आप अपने घर पे फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, जो कि ज़्यादा कॉस्टली ना हो और आप अपने मोबाइल के थ्रू ही कर सकें। उसके लिए भी हम पूरी जानकारी दे सकते हैं, और आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर एंड हैंडलिंग फीडबैक्स। कस्टमर्स के सवालों के जवाब देते समय स्पष्ट और सटीक जानकारी दें, उनकी समस्याओं को समझें और त्वरित समाधान करने का प्रयास करें। कस्टमर्स की कोई भी समस्या है तो आपको बिल्कुल ही इंस्टेंट आपको सॉल्यूशन देना चाहिए। वाई? बिकॉज कस्टमर्स तो अपने जिस प्लेटफॉर्म से उन्होंने ऑर्डर किया वहाँ तो कंप्लेन करेंगे ही करेंगे, साथ ही सोशल मीडिया पे भी कंप्लेन करते हैं। अगर उन्होंने कंप्लेन कर दिया जहाँ से उन्होंने प्रोडक्ट बाई किया था, तो वहाँ पे अपने आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे वो बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे आपके ऑर्डर्स काउंट डिक्रीज होने लगेंगे और कुछ समय के लिए रेटिंग भी डाउन हो जाएगा, और आपकी जो सेलर टायरिंग है वो भी अपनी होगी। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए कस्टमर हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म कमीशन एंड पे आउट। देखिए, हर एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग रूल्स हैं पे आउट देने के लिए। पे आउट इन द सेंस कि जो आपका मान लीजिए आपने प्रोडक्ट सेल कर लिया, सेल करने के बाद जो पैसे आपको मिलने चाहिए उसे पे आउट कहते हैं। और ये पे आउट अलग अलग साइकिल और अलग अलग टायरिंग के अकॉर्डिंग होता है। एक एवरेज आप मान के चलें 7 से 15 दिन का टाइमलाइन होता है। बट जब आप पहले दिन स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट सेल करना, तो आपका 15 दिन के बाद प्रोडक्ट्स का पेमेंट आता है, यानी कि 20 से 25 डेज तक का समय लग सकता है पहले वाले पेमेंट पर, जो पहला पेमेंट आएगा। उसके बाद आपका पेमेंट साइकिल एक शुरू हो जाता है। मेंटेनिंग अकाउंट हेल्थ एंड परफॉर्मेंस। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी ये टॉपिक है। अगर आपने अकाउंट हेल्थ को अच्छे से मेंटेन नहीं किया है, प्रोडक्ट्स आपने सेल की तो किए, प्रोडक्ट्स जो रिटर्न आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया आपने, कंप्लेंट्स आए उस पर ध्यान नहीं दिया आपने, मैसेजेस आ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, क्लेम्स आए उस पर ध्यान नहीं दिया, A to Z क्लेम्स आए उस पर भी ध्यान नहीं दिया आपने, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। सारे नियम जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप सेल कर रहे हैं उनको पालन करना चाहिए। अगर आपको कोई जानकारी किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के बारे में चाहिए जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आप हमें बताएं, हम पूरी डिटेल्स में उसके लिए वीडियो बनाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जो फेक होते हैं रिटर्न में। वाकई वो प्रोडक्ट्स आपके होते ही नहीं हैं, लेकिन वो आपके पास रिटर्न आएंगे। वो क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, हम आपको बताते हैं। कुछ जैसे मैं काफ़ी समय से हम लोग सेल करते हैं प्रोडक्ट्स, तो क्या होता है
कि कुछ कस्टमर्स होते हैं वो जो प्रोडक्ट्स का हम जब लेबल लगाते हैं जिसमें ट्रैकिंग नंबर, कस्टमर का डिटेल्स और प्रोडक्ट का नेम लिखा होता है, उसका फ़ोटो लेकर प्रिंट आउट निकाल कर किसी दूसरे बॉक्स पे चिपका कर वो प्रोडक्ट को भेज देते हैं। इसमें क्या होता है, वो प्रोडक्ट वाकई में हमारा होता नहीं है, वो हमारे लिए तो फेक हुआ, बट और हमारा लॉस भी हुआ। इस चीज़ को कैसे डील करें, इसके लिए भी हम आपको एक वीडियो बना के पूरी डिटेल्स में समझाएंगे। ओवरऑल आपका कोई नुकसान ना हो, इसके लिए पूरी तरह हम सपोर्ट करेंगे। एडवर्टीजमेंट, किस तरह से हम एडवर्टाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए ऑन ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। और प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए हमें कुछ एड्स भी चलानी होती हैं, ठीक है, जिसे हम सीपीसी कैंपेन कहते हैं, सीपीसी एड्स कहते हैं, जिसे सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक, यानी कि हर एक क्लिक पे आप कितना पेमेंट देने के लिए एग्री हैं, उस पर भी एड चला सकते हैं। स्पॉन्सर्ड एड भी होता है जिससे प्रोडक्ट्स रिलेटेड सर्च में प्रोडक्ट आपका शो करता है। तो इस तरह के एड्स होते हैं, इसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने प्रोडक्ट्स को गेन कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी गेन कर सकते हैं, ऑर्डर्स आने के काउंट्स भी बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हम आपको डिटेल्स में वीडियो बना के देंगे। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग फॉर ई कॉमर्स सेलर्स। मान लीजिए आप प्रोडक्ट सेल तो कर रहे हैं, आपकी ठीक ठाक सेल भी आ रही है, बट और जो स्टार्टिंग वाला एक पॉइंट जिससे मैंने आपसे शेयर किया था कि कुछ लोगों को डर लगता है कि जीएसटी लेने के बाद क्या होगा रिटर्न फाइल करने में, या बहुत सारी समस्या होती है। समस्या एक्चुअली कोई नहीं होती है, बस आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए कि प्रोडक्ट सेल करने के बाद हम फाइलिंग कैसे करें। अगर आप फाइल नहीं कर पाते हैं, इट्स टोटली फाइन, आप मत फाइल कीजिए। आप चाहें तो आप अपने सीए से कांटेक्ट कर सकते हैं, या मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कुछ सीए जो आपका इजीली सेल्स को फाइल कर सकते हैं। अगर आप खुद फाइल करना चाहते हैं तो हम उसके लिए आपको पूरी तरह से गाइड करने के लिए तैयार हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे कि कैसे फाइल किया जाता है। देखिए, प्रोडक्ट जो सेल होता है वो होता है, उसको हम कहते हैं GTR1, ठीक है। GTR1 इन द सेंस कि जो टोटल हमने सेल किया, प्रोडक्ट हमने कितने सेल किया, टोटल जो सेल्स डेटा है उसको हम फाइल करेंगे GTR1 में। या जब आप जीएसटी पोर्टल खोलेंगे तो GTR1 का एक टैब होता है, उसके अंदर ही जितने भी सेल्स किए हमने वो सारा डेटा हमें फिल करना होता है। सारा फिल करने के बाद जब हम कंफर्म कर देते हैं तो उसके बाद होता है GTR3B। GTR3B का मतलब होता है कि आपने जो डेटा भरा है वो पूरी तरह से सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, और आप इस सेल्स के साथ आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को यही डेटा शेयर करना चाहते हैं। बस ये इसके लिए GTR3B होता है। आप इस पर जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका GSTR फाइल हो जाएगा, जिसमें GSTR1 एंड GSTR3B दोनों होता है। एक ई कॉमर्स सेलर के लिए इन दो चीज़ों को ही लेकर चलना होता है जीएसटी मेंटेनेंस के लिए। GSTR1 जो कि सेल्स डेटा होता है, GSTR3B जो कि ओवरऑल सेल्स को कंफर्म करने के लिए होता है। इसमें आपको एडिशनली कुछ भी शो ऑफ नहीं करना होता है। हाँ, अगर आपको लगता है GSTR1 फाइल करने के बाद कि कुछ मिस्टेक्स है या कुछ सेल बची हुई है, तो आपको ऐड करने का ऑप्शन होता है बिफोर फाइलिंग दी GSTR3B। अगर आपने GSTR3B फाइल कर दिए तो फिर वो अंडो नहीं होगा, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, और कोई सेल्स छूट गई तो उसके लिए नेक्स्ट मंथ में उसके लिए चालान बन सकते हैं। अब आप कहेंगे चालान क्या होता है, पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे हम। और साथ ही में ITC क्या होता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, उसकी भी डिटेल्स में हम वीडियो बनाएंगे। फेस्टिव सीजन सेलिंग स्ट्रैटेजी, जैसे कि आप जानते होंगे कि इंडिया में फ्लिपकार्ट पे सबसे बड़ा जो सेल आता है वो होता है बिग बिलियन डेज। काफ़ी सेल होता है। मेरे एक फ्रेंड है, उनकी एक दिन की सेल थी 1 CR की, यानी 1 करोड़ की सेल थी, वो भी एक दिन की, है ना। अच्छा, आप भी कर सकते हैं ऐसा। ऐसा करने के लिए आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, हर एक स्टेप को अच्छे से समझना होगा, और सारे प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और उसके बाद भी अगर कोई समस्या आती है तब हमें फॉलो कीजिए, डेफिनेटली हम गाइड करेंगे। फाइनल टिप्स एंड कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। देखिए, ई कॉमर्स में कुछ मिस्टेक्स होती हैं और क्या चीज़ हमें अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश किया है मैंने।
ई कॉमर्स में सफलता पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, जैसे उत्तम ग्राहक सेवा, यानी कि आप प्रोडक्ट और सेवा कस्टमर्स को जो दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सही प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करें, जो प्रोडक्ट्स आपके पास है आप वही करें, एग्जैक्ट इमेज और डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए प्रोडक्ट्स आपका जो आप सेल करना चाह रहे हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग आपको सही होनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए ऑर्डर आज आया, आज का टाइमिंग है डिस्पैच करने का, आप डिस्पैच आज नहीं कल कर रहे हैं, तो ये हैम्पर होता है, आपका अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकता है, इवन अकाउंट भी होल्ड पे जा सकता है। तो इस तरह की गलतियां ना करें। मार्केटिंग और एसईओ करें, एसईओ इन द सेंस कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये क्या होता है, ये एक आप एक तरह से कह सकते हैं ये एक डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का एक पार्ट होता है। और इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट्स को आपके गूगल पे या किसी भी वेबसाइट्स पे जहाँ पे आप चाहते हैं, अगर आपका खुद का वेबसाइट है तो वहाँ पे भी एसईओ रन कर सकते हैं। इसको रन किया जाता है, ये क्या करता है कि आप मान लीजिए गूगल पे मैं सर्च करता हूँ, आपका कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को नाम को मैं सर्च करता हूँ, तो वो प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट के साथ शो करेगा, ना कि किसी दूसरे का। अगर उसने एसईओ रन किया है और आपने रन नहीं किया है तो उसका प्रोडक्ट शो करेगा, आपका नहीं, क्योंकि उसने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज किया हुआ है, आपने नहीं किया।